कितने लोगों ने जवाहर रेजिमेंट का नाम सुना है? आज की डेट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, लेकिन 1943 में अंग्रेजों ने जवाहर रेजिमेंट रेस की थी और वो जवाहर रेजिमेंट कहां लड़ी वो मैं आपको उल्लेख कर देता हूं। बैटल ऑफ कोहिमा में लड़ी, बैटल ऑफ कामो में लड़ी, बैटल ऑफ टोक्यो में लड़ी, बैटल ऑफ इम्फाल में लड़ी, बैटल ऑफ मंडाला में लड़ी, बैटल ऑफ रंगून में लड़ी, बैटल ऑफ सिंगापुर में लड़ी, बैटल ऑफ बर्मा में लड़ी। 5 ब्रिटिश मेडल उनको मिले, 5 मिलिट्री मेडल मिले, 3 मिलिट्री क्रॉस मिले, 7 बर्मा स्टार मिले, 4 वॉर मेडल मिले, 4 पैसिफिक स्टार मिले, 26 मेंशन इन डिस्पैचेस एंड 1 बैटल ऑनर। 46 में ये रेजिमेंट डिसबैंड कर दी गई। क्यों? जब उनको आदेश दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है, टू दी मैन उस रेजिमेंट में रिट्रीट किया और वो रेजिमेंट जो है अंग्रेजों ने 46 में डिसबैंड कर दी। मैं पटेल जी आपके मंच से आग्रह करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस को उसके जो इंडिपेंडेंस उनकी जो प्रोक्लेमेशन थी उसको माना, सुभाष चंद्र बोस का वहां पे स्टैच्यू लगाई, सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बनाया और अभी इलेक्शन का ये रहा है, उससे उनको इलेक्शन में फायदा भी हो सकता है। जवाहर रेजिमेंट ना सही तो एक वाल्मीकि रेजिमेंट इस देश को प्रधानमंत्री को देनी चाहिए। हिमालय भारत का मस्तक है। कश्मीर से हम निकाले गए। कश्मीर से निकलने का मतलब कश्मीर भारत से अलग नहीं हुआ है। सेना जिस वक्त में निकले थे हम, आज से 32 वर्ष पहले सेना तब भी वहां थी, छावनियां तब भी वहां थी। सरकार जिस सरकार के नेतृत्व में ये हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उसके बावजूद हम निकल गए। यानी राज्य हमारी रक्षा नहीं कर सकता, हमें स्वयं की चिंता करनी होगी। 2-3 बार विषय आया कि हम जरूर से फांसी लगा लेंगे। राजा ने बेचारे मुझ काट के क्यों नहीं फांसी लगा दी? मैं तुम मरना चाहते हो, हम मारे देते। बिल्कुल सही बात। लोग धर्म को बड़ा कहते हैं, नहीं। राष्ट्र नहीं होगा तो धर्म का पालन कौन करेगा? राष्ट्र का मतलब समाज। अफगानिस्तान में राष्ट्र नष्ट हो गया, धर्म समाप्त हो गया। पाकिस्तान में राष्ट्र नष्ट हो गया, धर्म समाप्त हो गया। कश्मीर से राष्ट्र निकाल दिया गया, धर्म समाप्त हो गया। और वो इस बात को समझते हैं कि भारत के गला दबाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इस पूरी हिमालय की बेल्ट चाहिए। इसके लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में, नेपाल में, हिमाचल में, जम्मू के रीजन में लगातार काम कर रहे हैं। मैं स्वयं उत्तराखंड का हूं, नैनीताल पढ़ा हूं। मैंने ये लगातार देखा है। आज टनकपुर, इच्छा, सितारगंज, खटीमा, हल्द्वानी, चकलुआ, बासपुर, रुद्रपुर, मेरा नगर काशीपुर, जसपुर, ये पूरी बेल्ट इस्लामी भीड़ से आक्रांत हो रही है। इस समस्या पर ये कैसे हुआ? दुर्भाग्य है कि हमारे लोग, आखिर दुकान किसने बेची, किसने किराए पे दी, किसने मकान बताया? थे तो हम ही। जिस मकान के 10 लाख मिल रहे थे उसी के उसने 12 लाख लगाए, हमें नहीं दिया। ऐसा लगातार करते गए, 2-4 मकान बिक गए, उसके बाद कोई आके राजी नहीं। धीरे धीरे दबाव बनता चला गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से डॉक्टर कुलदीप दत्ता पधारे हैं इसी विषय पर कि जिसे पंजाब 2-4-5 साल में फेस करने जा रहा है, उस समस्या से उत्तराखंड 2-4 हो रहा है। डॉक्टर कुलदीप, आप सबको मेरा नमस्कार। सुशील जी, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझको उचित समझा यहाँ बुलाने के लिए और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्वामी जी आपके चरणों में नमन, स्वामी जी आपके चरणों में नमन। और बाकी जो मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उनको मेरा हाथ जोड़ के नमन है। राजीव जी, आप हर जगह आते हैं और इस पूरे हॉल में दस्तार बांधे हुए, अगर मैं ठीक से बताऊं तो मुझको एक ही व्यक्ति नजर आ रहा है और ये
दस्तार बांधे हुए जो हैं, इनसे बड़े हिंदू और कौन हो सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में अगर सबसे बड़े हिंदू है कोई, तो वो पाकिस्तान में है, जिन्होंने सब प्रथाएं सही है, रोज सहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनसे बड़े हिंदू हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। क्षमा कीजिएगा, जो अपने आप को मठाधीश कहते हैं, जो अपने आप को कुछ कहते हैं, पाकिस्तान का जो हिंदू है, उससे बड़ा हिंदू पूरी दुनिया में नहीं है। और उस हिंदू को हमारे राष्ट्र ने, हमारे प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया था सीए में यहाँ पे लाने के लिए, वो प्रॉमिस अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनकी रोज एक बच्ची उठाई जाती है और तो भी वो अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। सिख समाज के लोगों के ज्ञानी जी के घर की लड़की उठा ली गई थी। क्या किया किसी ने? अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब सिर पे लग के वापस आए। ये सब लोगों ने देखा है। और ये इस सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है अंग्रेजों ने कराई। मुगलों का तो हमने शासन देखा भी, 15 साल में उन्होंने ईरान ले लिया, 30 साल में इजिप्ट ले लिया, ये इतने साल में ले लिया। लेकिन हिंदुस्तान के 900 मील कवर करने के लिए उनको 400 मील कवर करने के लिए 900 साल लगे। इसका मतलब हर चप्पे चप्पे पे उनको रेजिस्टेंस दिया गया। और जो ये कहता है कि हिंदू लड़ता नहीं है या हिंदू समाज ने प्रतिकार नहीं किया, उसको हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। पर्शिया के बॉर्डर से, पर्शिया पूरा इस्लामिक हो गया था, पर्शिया के बॉर्डर से दिल्ली तक पहुंचने में कितने साल लगे थे? हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं हिस्ट्री के, वो बताएंगे कितने साल में दिल्ली नहीं पहुंच पाए। और दिल्ली भी पहुंचे तो शासन कहा था, दिल्ली से पालन। और मैं पंजाब से आता हूं, मेरे फैमिली जो है गुजरांवाला वेस्ट पंजाब कहूंगा, वहां से आती है। अभी हमने एक कार्यक्रम किया था, उसमें हमने जो आपने कहा कि लोग मानेंगे नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था, पीएल मेहता साहब दिल्ली के रहने वाले हैं, वो आए थे। उन्होंने बताया था कि मैं बहुत छोटा था, 4 साल का था, और वो गाड़ी में उनके चाचा ने उनको अपनी छाती से लगा के पा लिया और सारी गाड़ी काट दी गई थी। तो वो अपने चाचा के नीचे दबे रह गए। और स्टेशन में जब स्टेशन मास्टर आया, उसने देखा कि गाड़ी तो आके रुक गई, लेकिन गाड़ी में से उतरा कोई नहीं। तो उन्होंने अंदर जाके देखा तो सारी गाड़ी कटी हुई थी। तो फिर उन्होंने जब वहां पे अनाउंस किया कि भाई अमृतसर आ गया, अब आप लोग सुरक्षित हैं, तो फिर कुछ लोगों की हलचल शुरू हुई और जो मुर्दा बन के लेटे हुए थे वो उसमें से उठने लगे और इनके चाचा को उठाया गया, उनकी डेथ हो गई। तो पीएल मेहता साहब जो उस समय 4 साल के थे, अभी दिल्ली में रहते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने अपनी ये स्टोरी बताई। मेरी खुद की चाची जिस गांव में रहती थी, उस गांव में जब मुस्लिम लीग के लोगों ने आक्रमण शुरू किया, तो उस गांव के बुजुर्गों ने औरतों को संख्या खिलवा दिया था और उनसे कईयों को तो घर वालों ने खुद मारा था। अपने भाई बहन और बुजुर्ग औरतों की गर्दनें खुद काटी थी और जो भाग सकती थी वो भागी। और मेरी चाची की मदर जो है, वो उनकी 3 बेटियां थी। छोटी बेटी जो गोद में थी उसका नाम बेबी था, और मेरी चाची जिसकी अभी डेथ हुई, मैं इंग्लैंड गया था, इंदू उसका नाम था, और रवि एक बेटी बची है। रवि ने मुझे बताया कि हम 3 महीने दिल्ली में आके रिफ्यूजी कैंप में रहे, लेकिन हम तीनों अलग अलग थे। हमें नहीं मालूम था कि रवि जिंदा है, रवि को नहीं मालूम था कि इंदू जिंदा है, इंदू रवि को नहीं मालूम था कि बीजी जिंदा है। और मैं बीजी को जब भी देखता था तो बहुत धीरे धीरे चलती थी और थोड़ा सा लड़खड़ा के चलती थी। मैं सोचता था कि एज हो गई है, उसकी वजह से था। मुझको इस अगस्त में मालूम पड़ा कि वो उनको संख्या खिलाया गया था और संख्या खाने की वजह से उनको वो जो है डिसेबिलिटी थी। तो ये तो प्रत्यक्ष आज की डेट में आपको ढूंढने से मिल जाएंगे। मेरे
राजीव जी से कहा, यहाँ पे एडीजी है उनसे कहा, एक सरदार जी हैं जिनका वर्णन पार्टीशन की किताब, उसने बर्नी व्हाइट स्कूलर की किताब है, उसमें लिखा है, उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े भाई जो अपाहिज से जो नहीं भाग सकते थे उनकी गर्दन काटी, फिर अपने घर की जो बुजुर्ग महिलाएं थी उनको बुलाया, उनकी गर्दन काटी, फिर उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी के गर्दन के ऊपर जब खंडा चलाया तो बेटी की जो बाल है वो गर्दन में और उसकी चुन्नी उसमें आ गई, तो गर्दन नहीं कटी, तो बेटी ने अपने हाथ से बाल अपने आगे किए और चुन्नी हटाई और उन्होंने अपनी बेटी की भी गर्दन काटी। वो शख्स चंडीगढ़ में के पास किसी गांव में रहता है। मैं कई गुरुद्वारों से कहा है कि अगर उनका पता चल सके तो उनको बुलाया जाए और वो आके ये वर्णन बताएं, और उसका ये वर्णन बर्नी व्हाइट स्कूलर की किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें वर्णन है। अभी कुछ कहा गया कि साहब ये मुस्लिम से इस देश का विभाजन किया, जो कहीं हद तक सही है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है कांग्रेस से हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको राजऋषि कहा जाता था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने सारी कांग्रेस को मना लिया था कि हम पार्टीशन नहीं होने देंगे, हम इनसे भी लड़ेंगे, अंग्रेजों से भी लड़ेंगे, हमें अभी विभाजन नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। जो गांधी जी जो 54 के नेता नहीं थे कांग्रेस के, वो आके उन्होंने फिर अपना पाखंड किया, धरने पे बैठ जाऊंगा और हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे और ये हुआ, और उन्होंने सारी बागी पलट दी, तब विभाजन हुआ। नहीं तो विभाजन नहीं होता, पुरुषोत्तम दास टंडन ने वो सारी चीज बदल दी थी। अब जो हमारे तुफैल भाई ने जो कहा है, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। हमारे उत्तराखंड नहीं, हिमाचल में, क्योंकि इतने साल इस्लामिक रूल यहाँ पे रहा है, अफगानों ने किया, तुर्कों ने किया, मुगल्स ने किया, मंगोल्स ने किया, आए चले गए, कुछ रह गए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कभी भी उनका वर्चस्व नहीं हुआ। और डेक्कन के जीतने से नहीं हो पाया, सिवाय टीपू सुल्तान के, वो भी उसने जो कुछ भी हासिल किया वो दगाबाजी से किया, शौर्य से कभी नहीं किया। तो इनको ये समझ आया कि एक पेपर निकला था कायरो अल अजहर यूनिवर्सिटी से, इस्लामाइजेशन ऑफ द हिमालयस। क्या कारण था कि पूरा हिंदुस्तान इतने 100 साल में भी इस्लामिक नहीं हो पाया? तो उन्होंने कहा कि भाई, जब तक हिमालय को हम इस्लामाइज नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान पे वर्चस्व पाना मुश्किल है। तो हिमाचल एक है और हमारा उत्तराखंड एक टारगेट स्टेट है। 2007, 2008, 9, 10, 11 में एक सर्वे कराया था, शमुना श्रीवास्तव जी थे, जो पुलिस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने सर्वे कराया था। 7001 ठेले वाले देहरादून सिटी में बांग्लादेशी थे जो फल और सब्जियां बेचते थे, और उन्होंने कुछ पूजागृह मुसलमानों के चिन्हित किए थे, और उन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को बीसी खंडूरी साहब से पुलिस की मदद मांगी थी कि हमें आप पुलिस भेजिए, मैं इन सबको जो है अरेस्ट करके डिटेंशन सेंटर में डाल देता हूं, क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट में डिटेक्शन एंड डिटेंशन जो स्टेट सब्जेक्ट है एंड डिपोर्टेशन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो दो काम तो मैं कर ही सकता हूं। तो उस 31 जुलाई को शमुना श्रीवास्तव जी को अपने पद से एक्सटेंशन नहीं दिया और उनको वो पद छोड़ना पड़ा। तो 2000 में और 2021 में क्या स्थिति बदली है, ये परसेंटेज चेंज है। अल्मोड़ा में 0.9% थे, आज 21 में अल्मोड़ा में 13.25% है, बागेश्वर में 0.29 थे, आज 18% है, पिथौरागढ़ में 0.02% है, आज 7.9 है, चंपावत में 0.005 थे, आज 0.72 है, नैनीताल में 3.25 थे, आज 19, टनकपुर में 7.75 थे, आज 24.9% है, रीवा में 7.25 थे, आज 29.5 है, सितारगंज में 10% से आज 32 है, हल्द्वानी में 7.25 आज 22 है, रुद्रपुर में 6.95 थे, आज 26.7 है,
किच्छा में 7.25 थे, आज 24 है। काशीपुर में 9.3 आज 29 है। रामनगर में 6.75 थे, आज 28 है। कोटद्वार में 4.78 थे, आज 20.27 है। हरिद्वार में 6.2 थे, आज 28.26 है। देहरादून में 6.35 थे, आज 25 है। रुड़की में 9.25 थे, आज 36.26 है। टिहरी में 0.50 थे, आज 3.75 है। तो ये आंकड़े आपको बताते हैं कि व्हाट हैज बीन द चेंज इन द लास्ट 20 इयर्स। और ये चेंज अचानक नहीं हुआ है, ये बड़ी स्ट्रैटेजी के थ्रू हुआ है। इमिग्रेशन इज ए सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ कि कैसे स्टेट टू स्टेट इमिग्रेशन होता है, कैसे कंट्री टू कंट्री इमिग्रेशन होता है, कैसे सिटी के अंदर एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में इमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है वो यही है कि भाई हम उस जगह पे अपना वर्चस्व कायम कर सके और वो इलाका हमारे कब्जे में हो। तो आपके शहर में एक लोकेलिटी में सब लोग जाके रहेंगे और हर शहर में एक कोई हो सकती है मुस्लिम कॉलोनी हो या कोई वो हो, तो वो इलाका उन्हीं का हो जाता है, उस इलाके में दूसरा आदमी रह नहीं पाएगा। तो ये इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी ये फॉलो करते हैं, लेट डाउन स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई दो नहीं। अब ये कहना कि ये साहब हिंदुस्तान का जो मुसलमान था वो बढ़ गया है, पॉपुलेशन का बढ़ना दोनों तरह से है, या तो बच्चे ज्यादा पैदा हो और मरे कब, या आप बाहर से इंपोर्ट कर लें। तो जो गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं कि नेशनल टीएफआर जो है हैज ड्रॉप फ्रॉम 2.20 टू 2.05 एंड यूपी में टीएफआर जो है 2.35 है। 6 की सबसे ज्यादा टीएफआर ड्रॉप की है टू 1.6, जो कि इज बिलो रिप्लेसमेंट रेट। एंड 0 to 5 ईयर की जो पॉपुलेशन है, सिख पॉपुलेशन बच्चों की, उसमें 50% डिक्रीज आया। मतलब नाउ सिख पॉपुलेशन कैन नॉट रिप्लेस इटसेल्फ। अगर सिख समाज एसजीपीसी जो है, जो इनके मतलब क्या करें, ठेकेदार बने हुए हैं, अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो सिख समाज में सिख पॉपुलेशन वापस नहीं आ सकती। मुस्लिम्स का टीएफआर एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स 46.5% रिडक्शन हुआ है। जो 4.4 चिल्ड्रन पर वुमेन था वो अब 2.3 हुआ है। तो अगर ये सही है तो फिर इतने लोग कहां से आए हैं? इसका मतलब है कि वो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। और बाहर से इंपोर्ट कब से किए जा रहे हैं? 69 से किए जा रहे हैं, जब बांग्लादेशी यहाँ आए थे, उसके बाद से रोहिंग्यास किए जा रहे हैं। और इसमें मुझे कोई हिचक नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। पॉलिटिकल पार्टी का देश से कोई लेना देना नहीं है, उनका खाली लेना देना है कि मैं अगले 5 साल में सरकार कैसे बनाऊं। तो उसमें आप बिल्कुल बेधड़क होके कह सकते हैं कि इन सब लोगों ने इनके जो है वोटर आईडी बनवाए हैं, आधार कार्ड बनाए हैं, और इस वजह से ये हुआ है। अब इसका सलूशन क्या है उत्तराखंड के? जो मेरी समझ में आता है, मैंने अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है कि हमारे पहाड़ में लोगों के पास इतने बड़े खेत नहीं थे, तो वो गढ़वाल राइफल्स में जाते थे या कुमाऊं रेजिमेंट में जाते थे या आईटीबीपी में जाते थे। बाप वहां से रिटायर होकर घर आता था, बेटा वहां चला जाता था, बेटे की वाइफ स्कूल में टीचर होती थी, बाप जो है वो छोटी सी परचून की दुकान है वो करता था। तो वो सारी मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी, लेकिन वो एक लेवल पे जाके सैचुरेट हो गई, तो इन लोगों के पास काम नहीं था। तो आज की डेट में आपको गढ़वाल का आदमी देहरादून में, दिल्ली में, हांगकांग में, मकाओ में, हर जगह होटल में काम करता हुआ मिल जाएगा। तो आप वहां से पलायन जो हो गया, दुनिया में कहीं भी वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं करता, वैक्यूम हमेशा फिल किया जाता है। तो ये वैक्यूम जो वहां पे पॉपुलेशन का हो गया पलायन की वजह से, वो नीचे से मुस्लिम समाज ने, बांग्लादेशियों ने पर्टिकुलरली उसको फिल किया। अब उसको रिवर्स किया जा सकता है क्या? कोशिश करनी चाहिए। मेरी समझ से गवर्नमेंट को, हमारे पास 630 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है चाइना के साथ। जैसे सिक्किम 6 लाख की पॉपुलेशन में सिक्किम स्काउट्स बनाए,
जो कि वहीं से रिक्रूट होंगे, वहीं रहेंगे और लोकल सन ऑफ द सॉइल होंगे और वो स्काउट्स रहेंगे, स्काउट्स के बाद रिटायर होकर वहीं रहेंगे। तो एक सोसाइटी को आपने आम कर दिया, एक सोसाइटी को आपने एक दायित्व दे दिया कि आप अपनी सीमा की रक्षा खुद करेंगे। वैसे ही असम राइफल्स थी, असम राइफल्स में असम स्काउट्स बनाए गए। असम स्काउट्स जो हैं वो असम से ही रिक्रूट होंगे, उनकी बाहर कहीं पोस्टिंग नहीं होगी, लोकल रहेंगे, उनको आम किया गया, आम करके ट्रेनिंग दी गई, वो वहां रहेंगे। तो क्या वजह है कि उत्तरांचल स्काउट्स वहां से नहीं बनाए जा सकते, जो कि हमारी 630 किलोमीटर एरिया को गार्ड करें। एक बटालियन जो है रफली 40 किलोमीटर एरिया देखती है, तो इतनी बटालियन हम रेस करेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा। और उन्हीं को अगर गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है फिशरीज एंड फिशरीज के लिए, जिसमें गवर्नमेंट 80% सब्सिडी दे रही है, इन्हीं लोगों को अगर फिशरीज एंड फिशरीज को प्रमोट करे गवर्नमेंट और उनको वहां पे बसाए, और ये अगर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी तो हमारी स्टेट को फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पिग प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो यूरोप में पसंद किए जाते हैं। फिश है तो आप पोक प्रोडक्ट्स वहां पे प्रोड्यूस कीजिए एंड भेजिए, और जो रिटायर होकर आईटीबीपी से, कुमाऊं से या गढ़वाल राइफल के लोग आते हैं, उनको आप वहां पे बॉर्डर एरिया में बसाइए, उनको हर नदी नाला कौन कहाँ है ये सारा पता रहेगा। तो ये मेरे समझ से ये एक उपाय है जो कि गवर्नमेंट को एक्टिवली सोचना चाहिए। और लास्टली मैं एक चीज और कहूंगा, 2 मिनट लूंगा सुफेल साहब। इस सभागार में मतलब कम लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कम भी अच्छे होते हैं। हमें 4 अच्छे आदमी मिल जाए बनस्पत 40 ऐसे जो कि कुछ काम नहीं करना चाहते, तो 4 बहुत अच्छे हैं। कितने लोगों ने चमार रेजिमेंट का नाम सुना है? आज की डेट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, लेकिन 1943 में अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट रेज की थी, और वो चमार रेजिमेंट कहां कहां लड़ी वो मैं आपको उल्लेख कर देता हूं। बैटल ऑफ कोहिमा में लड़ी, बैटल ऑफ कामो में लड़ी, बैटल ऑफ टोक्यो में लड़ी, बैटल ऑफ इम्फाल में लड़ी, बैटल ऑफ मंडाला में लड़ी, बैटल ऑफ रंगून में लड़ी, बैटल ऑफ सिंगापुर में लड़ी, बैटल ऑफ बर्मा में लड़ी। 5 ब्रिटिश एम्पायर मेडल उनको मिले, 5 मिलिट्री मेडल मिले, 3 मिलिट्री क्रॉस मिले, 7 बर्मा स्टार मिले, 4 वॉर मेडल मिले, 4 पैसिफिक स्टार मिले, 26 मेंशन इन डिस्पैचेस एंड 1 बैटल ऑनर। 46 में ये रेजिमेंट डिसबैंड कर दी गई। क्यों? जब उनको आदेश दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है, टू दी मैन उस रेजिमेंट ने रिफ्यूज किया, और वो रेजिमेंट जो है अंग्रेजों ने 46 में डिसबैंड कर दी। मैं सुफेल जी आपके मन से आग्रह करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस को उनके जो इंडिपेंडेंस, उनकी जो प्रोक्लेमेशन थी उसको माना, सुभाष चंद्र बोस का वहां पे स्टैच्यू लगाई, सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बनाया। और अभी इलेक्शन का ईयर आ रहा है, उससे उनको इलेक्शन में फायदा भी हो सकता है। चमार रेजिमेंट ना सही तो एक वाल्मीकि रेजिमेंट इस देश को, प्रधानमंत्री को देनी चाहिए, और इसके लिए मैं हाथ जोड़ के अपने प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि कर्नल कुरील थे जो कि इस रेजिमेंट के कर्नल कमांडेंट थे, और इतने डेकोरेटेड 5 ब्रिटिश एम्पायर मेडल, 3 मिलिट्री मेडल, 3 मिलिट्री क्रॉसेस, 4 पैसिफिक स्टार, 7 बर्मा मेडल्स, 4 वॉर मेडल्स, 26 मेंशन डिस्पैचेस, 1 बैटल ऑनर, बैटल ऑफ कोहिमा 1944, फर्स्ट चमार रेजिमेंट। तो चमार रेजिमेंट में एक वाल्मीकि रेजिमेंट बनाइए। ये मंडल कमीशन ने सबको बांटा है, इससे पहले एक और कमीशन बनी थी, उसने सारे देश को बांटा है। एक वाल्मीकि रेजिमेंट बनाइए, लोगों को जोड़िए, लोगों के दिलों को जोड़िए, देश को जोड़िए, और देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।